गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का। गुणसूत्रों के जीन में उत्परिवर्तन से उत्पन्न रोग। इसके पहले आपने पढ़ा था कि गुणसूत्रों की संख्या के घटाने या बढ़ाने से कौन कौन से रोग होते हैं। आपने कई तरह के सिंड्रोम पढ़े थे, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जो लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण थे, या आपने पढ़ा था पटाऊ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ये सारे जो थे वो कायिक गुणसूत्रों में संख्या में परिवर्तन के कारण थे। आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों में उपस्थित जो जीन है, इनमें जब उत्परिवर्तन होता है, इनमें जब बदलाव होता है या कोई भी परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 46 गुणसूत्र मनुष्यों में होते हैं, जिसमें कि 22 जोड़ी जो होते हैं वह कायिक देते हैं, गुणसूत्र होते हैं 44, और एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो आपका लिंग गुणसूत्र होता है। तो आज पढ़ेंगे पहले कायिक गुणसूत्रों के जीन में उत्परिवर्तन। ये जो कायिक गुणसूत्र हैं, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र आपके शरीर में उपस्थित हैं, उनमें अगर परिवर्तन हो जाता है, उनके जीन में परिवर्तन होता है, तो कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले है रंजकहीनता या एल्बिनिज्म। हमारे शरीर में जो रंग का निर्धारण होता है वो एक पिगमेंट होता है, एक रंजक होता है जिसे हम मेलेनिन कहते हैं। मेलेनिन के कारण ही व्यक्ति के सामान्य रंग प्रदान होता है। जिसमें अधिक मात्रा में मेलेनिन का निर्माण होता है वो ज़्यादा गहरे रंग के हो जाते हैं, जिनमें कम मात्रा में होता है वो उजले रंग के दिखाई देते हैं। किन्हीं किन्हीं मनुष्यों में ये मेलेनिन का निर्माण या रंजक का निर्माण होता ही नहीं है। जब निर्माण नहीं होता है तब उसको हम कहते हैं रंजकहीनता। इसके लक्षण देख लीजिए। त्वचा सफ़ेद रंग की हो जाती है, बाल सफ़ेद रंग के हो जाते हैं, पुतलियाँ गुलाबी या लाल रंग की हो जाती हैं। अब ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है टायरोसिनेज नामक एंजाइम। टायरोसिनेज नामक एंजाइम जो है ये मेलानिन पिगमेंट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस टायरोसिनेज नामक एंजाइम को निर्माण के लिए जो जीन की आवश्यकता होती है, आपको प्रभावी एलील चाहिए होता है। या तो डबल ए होना चाहिए, दोनों प्रभावी होने चाहिए, या उस आपके क्रोमोसोम में गुणसूत्र में एक डोमिनेंट एलील या प्रभावी एलील उपस्थित होना चाहिए। अगर ये दोनों उपस्थित नहीं होंगे तो आपका अप्रभावी जीन जो है वो टायरोसिनेज नामक एंजाइम को नहीं बना पाएगा, जिससे कि मेलानिन नामक पदार्थ जो है वो नहीं बनेगा और व्यक्ति को रंजकहीनता या एल्बिनिज्म होगा। तो जो भी व्यक्ति जिनमें अप्रभावी जीन, जिनके गुणसूत्र में ये दोनों अप्रभावी एलील एक साथ उपस्थित हो जाते हैं गुणसूत्र में, उनको ये रोग होता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक नर है जिसमें ये दोनों अप्रभावी जीन है, मतलब इसको ये रंजकहीनता रोग है। इसकी शादी एक सामान्य स्त्री से होती है, तो इनके बच्चे कैसे होंगे? देखिए, इनमें युग्मज का निर्माण कर लेते हैं। ये स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। अब देखिए, इनमें आपको 4 प्रकार की संतानें प्राप्त होती हैं। इसमें से ये सामान्य संतान होगी, ये सफ़ेद होगी, रंजकहीन होगी, ये सामान्य होगी, और ये सफ़ेद या रंजकहीन होगी। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों अप्रभावी एलील एक साथ आ गए हैं। अगर एक भी प्रभावी एलील उपस्थित है तो ये दोनों संतानें कैसी हैं? सामान्य हैं। तो ये रंजकहीनता जो है ये अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक। अब दूसरा जो रोग है वो है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया जो है रोग किस कारण होता है पहले देख लेते हैं। फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन ये दोनों हमारे अमीनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, बनते हैं। इनका जब डाइजेशन होता है, उपचय होता है, तो हमें बनता है होमोजेंटेसिक अम्ल का निर्माण होता है। होमोजेंटेसिक अम्ल का जब निर्माण हो जाता है तो उसके डाइजेशन के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर ये एंजाइम नहीं उपस्थित होगा तो होमोजेंटेसिक एसिड, ये जो एसिड है होमोजेंटेसिक एसिड, ये क्या होगा? ये हमारे शरीर में जोड़ों में जाके जमा हो जाएगा और जिससे कि गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है। जब ज़्यादा मात्रा में ये जो होमोजेंटेसिक एसिड है अगर ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगा तो जिस व्यक्ति के शरीर में बनेगा उसके मूत्र से ये बाहर निकलेगा, और जब इसका यही जो व्यक्ति है, जब इसका मूत्र हवा के संपर्क में आएगा तो वो काले रंग की हो जाती है, और यही इसका रोग का लक्षण है। एल्केप्टोन्यूरिया का मतलब जिस रोगी व्यक्ति के मूत्र का रंग काला हो जाता है, हवा के संपर्क में आने से काला हो जाता है, वो एल्केप्टोन्यूरिया रोग से ग्रसित होता है। तो ये तो हो गए लक्षण। अब ये रोग क्यों होता है? ये रोग भी इसी कारण होता है। अगर ये दोनों में से दोनों
प्रभावी एलील, अगर प्रभावी एलील किसी भी रोग में उपस्थित है, समयुग्मजी या विषम युग्मजी किसी में भी उपस्थित है, तो ये रोग नहीं होगा। पर अगर आपको ये अप्रभावी एलील इस तरह से उपस्थित है, समयुग्मज में उपस्थित है, तो ये एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, और जब इस एंजाइम का निर्माण नहीं होगा तो होमोजेनेटिक एसिड अम्ल का विखंडन नहीं होगा और व्यक्ति को एल्केप्टोन्यूरिया नामक रोग होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रोग है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल के जैसे अभी आपने पहले के 2 रोग पढ़े हैं, इन सभी रोगों में अगर व्यक्ति को रेसेसिव एलील, अप्रभावी एलील अगर उपस्थित होगा, दोनों समयुग्मजी कंडीशन में, तभी व्यक्ति को रोग होगा। अगर प्रभावी एलील किसी भी रूप में होगा तो व्यक्ति को रोग नहीं होगा। अब देख लेते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है। फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम उपस्थित रहता है। फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल हमारे शरीर में उपस्थित है, इसको बदलता है, वो किस में बदलता है, टायरोसिन नामक एंजाइम, टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलता है। ये इस बदलाव के लिए है कि एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, और इस एंजाइम का तभी निर्माण होता है जब आपके पास में डोमिनेंट एलील किसी भी रूप में हो, समयुग्मजी या विषम युग्मजी किसी भी रूप में होंगे। डोमिनेंट एलील अगर प्रेजेंट है, प्रभावी एलील उपस्थित है, तब तो एंजाइम बनेगा और ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में चेंज होगा। और अगर नहीं है, अगर ये रेसेसिव एलील के रूप में उपस्थित है, तो ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, जिससे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग होगा। अब इसके कारण इसका लक्षण क्या होता है, ये फिनाइल एलेनिन जो है हमारे ऊतकों में, जनरली जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, मस्तिष्क रोग होता है, या हम कह सकते हैं अल्पबुद्धिता होती है। जो भी व्यक्ति बच्चे होंगे उनका मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा रोग। आगे बढ़ते हैं। हस्याकार रुधिराणु अरक्तता या दात्र कोशिका अरक्तता, आपने पढ़ा होगा, सिकल सेल एनीमिया कई बार आता है। अब ये कौन सा रोग है, देखिए इसमें क्या होता है, आरबीसी आपके जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स रुधिराणु, लाल रुधिराणु, ये कैसे होते हैं, इस बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। इसमें क्या होता है, ये रुधिराणु जो है बाइकॉन्केव शेप जो है हंसियाकार का हो जाता है। आपके आरबीसी जो है वो हंसियाकार के हो जाते हैं। ठीक, अब ये आरबीसी हंसियाकार के क्यों हो जाते हैं, इसका कारण है, देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है, अब हम डीएनए की संरचना पढ़ते हैं तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में एक जो उसका होता है स्ट्रैंड जिससे कि कोडिंग होती है, जीएजी है, दूसरा स्ट्रैंड है सीटीसी है। ठीक, अब एक आपके इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है डीएनए के। अब इसमें से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो जीएजी ये बनेगा। ठीक, अब ये जीएजी जो है ये कोड करता है बीटा। अब हम ये जो मैसेंजर आरएनए है, देखिए नॉर्मली ये कोड करता है आपके ग्लूटामिक एसिड को। तो हीमोग्लोबिन जो आपको पता है कि आरबीसी में उपस्थित होता है और उसका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना, तो ये बीटा चेन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन बीटा चेन में 6 पोजीशन में हीमोग्लोबिन की ग्लूटामिक एसिड होता है। ठीक, अब ये तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जब जिसको ये रोग होता है हंसियाकार रुधिराणु, उसमें क्या होता है, देखिए जी हो गया है, यहाँ पे क्या था, जी, मतलब एडेनिन की जगह पे क्या आ गया है, थाइमिन। ये जीन में फेरबदल हो गया है, जिसके कारण क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए क्या कोड करने लगा, जी, जिसके कारण छठी पोजीशन में बीटा हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में जो 6 पोजीशन है जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए नॉर्मल चेन में, वहाँ पे अब आ जाएगा आपका वेलिन, जिसके कारण व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जीन यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ है, एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जीएजी एडेनिन होता है, एडेनिन की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, थाइमिन। ठीक, तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक, तो अब आप देख लीजिए इसमें क्या होगा, HbA ये सामान्य होगा, जिस भी व्यक्ति में होगा, HbA HbS ये सामान्य होगा, पर वो कैसा होगा, व्यक्ति इसका वाहक होगा। और जो रोगी व्यक्ति होगा उसमें HbS मतलब दोनों एलील्स में ये सिकल सेल जो बनाने वाला जीन है वो उपस्थित होगा। ठीक, एक उदाहरण देते हैं, अगर एक सामान्य पुरुष है, देखिए उसमें एक विषम जीनी स्त्री, विषम जीनी मतलब क्या है, उसके गुणसूत्र में
एक जीन तो आपका सामान्य है और दूसरा वाला जो है वो ये दात्र रक्त कोशिका वाला है, ठीक, सिकल सेल वाला है। इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो आपको मिलते हैं इस तरह से। देखिए, जब क्रॉस कराया है तो आपको ये सामान्य मिलेगा, ये व्यक्ति सामान्य होगा, ये विषमजीनी हो जाएगा, ये विषमजीनी या इसको हम वाहक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। और रोगी कब होगा? जब ये दोनों, रोगी व्यक्ति तभी होगा जब ये दोनों आपके गुणसूत्रों में ये समयुग्मक कंडीशन में आ जाएगा, तभी व्यक्ति रोगी होगा। नहीं तो व्यक्ति सिर्फ अगर एक में आता है, अगर एक एलील में आता है तो व्यक्ति वाहक होगा, ठीक है, रोगी नहीं होगा। अब ये जो आपने पढ़ा था ये दोनों थे आपके कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण। फिनाइलकीटोनूरिया या एल्केप्टोनूरिया जो भी आपने पढ़ा था वो सारे जो थे वो कायिक गुणसूत्रों के जीन में परिवर्तन के कारण थे। कायिक गुणसूत्र मतलब जो 22 पेयर्स आपके पास थे उनके जीन के उत्परिवर्तन के कारण थे। अब हम पढ़ेंगे लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित जीन के परिवर्तन के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। लिंग गुणसूत्र आपको पता है एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। जो मेल्स होते हैं उनमें XY होता है, फीमेल्स में होते हैं वो XX होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन को। अच्छा, पहले ये पढ़ लें, लिंग गुणसूत्र में जो उपस्थित जीन होते हैं उनको हम लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। जो लक्षण वो उत्पन्न करते हैं उनको हम लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, और उन्हीं लक्षणों की वंशागति को हम लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार से हो सकता है, या तो वो लिंग गुणसूत्र जो भी रोग हैं वो आपके X संलग्न हो गए, मतलब वो X गुणसूत्र में उपस्थित है, या तो वो Y संलग्न रोग है, मतलब वो Y गुणसूत्र में उपस्थित है, या XY संलग्न रोग है, मतलब इन दोनों में उपस्थित है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ X संलग्न रोग है, हीमोफीलिया और वर्णांधता। इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसे हम ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं, ये महारानी विक्टोरिया के परिवार में थी। और इसके लक्षण क्या थे? अगर व्यक्ति को थोड़ी भी चोट लग जाती थी तो उसके शरीर से लगातार रक्त बहता जाता है और इतने अधिक रक्तस्राव होता है कि रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। मतलब रक्त का थक्का नहीं जम पाता, रक्त नहीं रुकता। ये भी अप्रभावी रूप से वंशागत होते हैं। अप्रभावी रूप से मतलब है कि अगर ये दोनों गुणसूत्रों में उपस्थित होगा, ये आपका हीमोफीलिया वाला जीन, तभी व्यक्ति रोगी होगा। अगर एक गुणसूत्र में होगा तो रोगी वाहक होगा, ठीक। पर हमें पता है कि नर में तो केवल एक X गुणसूत्र होता है, तो अगर उस X गुणसूत्र में ये जीन उपस्थित है तो वो नर जो होगा वो उसको रोग उत्पन्न हो जाएगा, वो रोगी होगा, ठीक। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। एक हीमोफिलिक पुरुष का अगर एक वाहक स्त्री के साथ में संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, देखिए तो ये जनक हो गए। इनके युग्मक कौन से बनेंगे? यहाँ पे H हीमोफीलिया वाला जीन है, ये Y नॉर्मल, यहाँ पे H क्योंकि ये स्त्री वाहक थी, और ये सामान्य X। तो इसमें देखिए ये जब इससे मिलेगा तो XH, ये जब इससे मिल रहा है तो XHX, ये जब इससे मिल रहा है तो XHY, और ये जब इससे मिल रहा है तो XY। तो इसमें कैसा होगा? देखिए XH दोनों हैं, दोनों जीन उपस्थित है, तो ये XX है, तो पहले तो ये मादा होगी और कैसी होगी? रोगग्रस्त होगी, रोगी होगी। ये क्या होगा? क्योंकि सिर्फ इसके एक X गुणसूत्र में ये जीन उपस्थित है, ये वाहक स्त्री होगी। पुरुष में क्योंकि एक ही X गुणसूत्र होता है, और अगर उस गुणसूत्र में ये हीमोफीलिया वाला जीन उपस्थित हो गया है तो वो रोगी पुरुष होगा, और ये समान पुरुष होगा, ठीक। तो ये आपका हो गया हीमोफीलिया। आगे बढ़ते हैं। चौथा है आपका वर्णांधता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसको हम इससे डिनोट कर देते हैं X। ये भी X संलग्न रोग है, मतलब ये X गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होगा तो व्यक्ति को रोग होगा। लक्षण, वर्णांधता का लक्षण यही है कि व्यक्ति को लाल हरे रंग में अंतर नहीं समझ में आता है, और ये भी अप्रभावी रूप से वंशागत होते हैं। अप्रभावी रूप से मतलब जब ये समयुग्मजी होंगे तभी अपना असर दिखाएंगे, अगर ये विषम रूप से होंगे तो अपना असर नहीं दिखाएंगे। देखिए, पर पुरुषों में फिर वही कंडीशन है जैसे कि हीमोफीलिया में था, क्योंकि एक X गुणसूत्र होता है, इसलिए अगर ये पुरुषों में उपस्थित है तो पुरुष रोगी होगा। स्त्री कैसी होती है? वाहक होती है, महिलाएं वाहक होंगी। रोगी स्त्री कब होगी? जब दोनों X गुणसूत्रों में ये वाला जीन उपस्थित होगा तो वो स्त्री जो होगी वो रोगी होगी। ये समान स्त्री है,
सामान्य पुरुष। एक उदाहरण लेते हैं। अगर एक वर्णाध पुरुष है, पुरुष वर्णाध है मतलब क्या, इसे एक्स गुणसूत्र में ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन उपस्थित है। इसकी क्रॉस कराते हैं अगर एक स्त्री से जो एक वाहक है मतलब उसके सिर्फ एक गुणसूत्र में ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन उपस्थित है। अब इसके हम युग्मक बना लेते हैं, इसका XCY और इसका XC और X, ठीक है। तो देखिए इसको इससे क्रॉस करा तो XC इससे क्रॉस करा तो XCX, XCY और XY, ठीक। तो देखिए क्योंकि इसमें दोनों एक्स गुणसूत्रों में ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन उपस्थित है, इससे स्त्री ये रोगी होगी। यहाँ पे देखिए ये स्त्री क्योंकि सिर्फ इसके एक गुणसूत्र में उपस्थित है, ये वाहक होगी, इसमें पुरुष रोगी होगा और इसमें सामान्य होगा, ठीक। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया है आज कि कौन कौन से रोग होते हैं इन गुणसूत्रों के उपस्थित जीन के कारण।